नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज जो मैं थोड़ा सा कहीं बाहर चला गया था तो इसलिए मैं लेट आया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। सबसे पहले आज बाज़ार के अंदर क्या ऐसा गड़बड़ हो गया कि बाज़ार में चारों तरफ लाल था। क्या तुम्हारा बैंक निफ्टी और क्या तुम्हारा सेंसेक्स, क्या तुम्हारा बैंक निफ्टी, क्या तुम्हारा निफ्टी, क्या मिड कैप्स, चारों तरफ लाल ही लाल था। उसके ऊपर वजह क्या है? देखो क्या है कि पिछले 5 दिनों में अगर बात करोगे तो FII विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। अगर आप पिछले 5 दिनों की बात करोगे, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन होगी, उसके पीछे जो वजह है दूसरे जो तो अमेरिका के बाज़ार दिख रहे थे, अमेरिका के बाज़ार दिख रहे थे तुम्हारे लाल में, और लाल भी कम नहीं, 400 पॉइंट डाउ जोन नीचे दिख रहा था। अभी तो हालांकि डाउ जोन तुम्हारा रिकवर हो गई, कामकाज कर रहा है। सोने में भी आज लगभग 1200-1300 पॉइंटों की जो है गिरावट देखने के लिए मिली, और सोना भी तुम्हारा 1,20,000 रुपये अभी वर्तमान में कारोबार कर रहा है। चांदी में 2,000 रुपये की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, चांदी भी 1,46,000 रुपये आ गई है। चीन की तरफ से एक खबर आई है। चीन क्या रिडम्पशन टैक्स देता था, रिडीम देता था 13.5% का। अगर आप वहाँ गोल्ड खरीद रहे हो तो वहाँ पे आपको 13.5% के आसपास उस पर रिडम्पशन मिल जाता था। अब हुआ क्या है कि चाइना ने उसको घटा करके 6% कर दिया है, और दूसरा कुछ मतलब जो नियम है वे कड़े कर दिए हैं कि अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो उसके पीछे रीज़न बताना पड़ेगा कि आपको गोल्ड काहे के लिए खरीदना है। अब चाइना है तो चाइना के लिए कुछ भी हो सकता है। चाइना की एक खबर ने बाज़ार को भी झुंझला दिया। दूसरा, आज जो सोने में आपको गिरावट देखने के लिए मिल रही है वो ही है। दूसरा कि डॉलर इंडेक्स जो है ना वो 100 के ऊपर पहुंच गया है, और जब भी डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है बास्केट ऑफ करेंसी में तो रुपया कमज़ोर होता है, और रुपया कमज़ोर होकर 88.70-72 पैसे पे भी पहुंच गया है। और डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना, रुपये का कमज़ोर होना FII के अंदर पैनिक क्रिएट कराता है, और FII जब लगातार माल बेच के भागते हैं तो जो लोगों का, मैं कल भी बोल रहा था कि आपको जो मतलब बढ़त देखने के लिए मिल रही है कहीं कुछ नहीं है, केवल आपके अंदर एक ये जो वीक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स आपने देखा ना, पुट कॉल रेशियो बहुत मतलब ओवर जोन में चला गया था, ओवरसोल्ड हो गया था। पुट कॉल रेशियो 0.65 पे पहुंच गया था। तो इसीलिए इसमें जो शार्प रिकवरी देखने के लिए मिली ना आपको परसों, मतलब कल जो बाज़ार में रिकवरी आई थी वो ये थी। नहीं तो आज अमेरिका से भी अच्छे संकेत नहीं थे, अमेरिका के डाउ जोन नीचे दिख रहे थे। दूसरा, SBI के जो चेयरमैन हैं, SBI के नतीजे आए, और नतीजों के बाद जो चेयरमैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहीं ना कहीं डरा दिया। उन्होंने ये बोला कि RBI इस बार, होता क्या, हर बार मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होती है, इस बार मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में कोई रेपो रेट में बदलाव नहीं होगा। इस कारण जो पूरा बाज़ार था वो सहम गया। और जब भी RBI क्या करता है, रेपो रेट में बदलाव करता है, तो उससे हर 3 महीने के 3 महीने जो तुम्हारा मौद्रिक कमेटी, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, मतलब उसकी एक समिति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी की समिति के आपस में बैठक करती है वो मीटिंग। उसके बाद में फिर निर्णय लेते हैं, भाई 4-1 से, 5-1 से, या 3-2 से, जो भी निर्णय आता है, और रेपो रेट पे वो डिसीजन लेते हैं। तो इस बार जो SBI के चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार जो RBI है वो रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि अभी दिसंबर क्वार्टर में होना था। मतलब अब वे बोल रहे मार्च तक कोई रेट कट नहीं आने वाला। तो मार्च का कोई रेट कट नहीं आएगा, मतलब कहीं ना कहीं जो लोग हैं ना, उसने सेंटीमेंट को, पहले ही सेंटीमेंट एक तो कड़वा, ऊपर से नीम पे चढ़ गया। और जो SBI के चेयरमैन का जो बयान आया, हालांकि SBI के जो रिजल्ट आए हैं वो तो बेहतर आए हैं, SBI के रिजल्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो सेंटीमेंट है वो क्रिएट गलत हो गया। अमेरिका के बाज़ार पहले से गिर रहे थे, जापान के बाज़ार खुले तो जापान के बाज़ार 1,000 पॉइंट नीचे गिर के खुले, चीन के बाज़ार गिर के खुले, हांगकांग के बाज़ार जो है गिर के खुले, लंदन के बाज़ार गिर के खुले, पेरिस के बाज़ार गिर के खुले। तो ऑल ओवर जो हमारे बाज़ार में तो परसों से पहले जो शॉर्ट रिकवरी आई थी वो कहीं ना कहीं आदमी, बहुत से लोगों को बहा नहीं रही थी कि यार ये कैसे आ गई, क्या हो गया। अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है ना वो फिर भी पॉजिटिव है। फिर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखो जो SBI के नतीजे आए हैं ना, SBI के नतीजे तो बेहतर हैं। मतलब आप SBI के नतीजों को ख़राब ना मानो, ये ना सोचो कि यार सब कुछ ख़राब हो गया। आज निफ्टी 165 पॉइंट टूट गया है तुम्हारा। क्या बात करोगे तुम सेंसेक्स की, सेंसेक्स भी तुम्हारा मतलब 334 पॉइंट सेंसेक्स टूट गया। अगर बात करोगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 274 पॉइंट टूट गया। सेंसेक्स तो 519 पॉइंट साफ हो गया।
क्या तुम्हारा बात करें जापान की, जापान 914.7। हाँ, हांगकॉन्ग 294.7। बैंक अगर आप आईटी बात करोगे तो 378.7। मतलब चौतरफा बिकवाली देखने के लिए मिली है, और बिकवाली भी वो जो ताबड़तोड़। निफ्टी एफएमसीजी 538.7, निफ्टी ऑटो 231.7, क्या निफ्टी मिड कैप 250.7, निफ्टी फार्मा 108.7। मतलब किस तरफ आप देखो, जिस तरफ बिकवाली नहीं थी, और बिकवाली भी जो मिड कैप स्मॉल कैप नहीं, लार्ज कैप नहीं, जो मतलब कोई इंडेक्स ऐसा नहीं था। निफ्टी मेटल हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे फार्मा हो, चाहे आईटी हो, निफ्टी मेटल भी 138 पॉइंट के आसपास टूट गया। मतलब चौतरफा बिकवाली थी। बिकवाली जो थी ना, उसके पीछे वजह थी एसबीआई के चेयरमैन के द्वारा दिया जाने वाला बयान। एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि कोई भी इस बार रेपो रेट में बदलाव नहीं करेगा आरबीआई, और रेपो रेट में बदलाव नहीं करेगा तो लोगों ने सोचा कि यार महंगाई तो कंट्रोल में है, और उसके बाद में भी अगर एसबीआई बदलाव नहीं कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब बात करने, देखो पहली बात ये समझो कि किस तरह अगर एसबीआई के नतीजों के ऊपर नज़र डालोगे ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आए हैं नतीजे, तो नतीजे तो अपने आप में देखो सही आए हैं, ख़राब नहीं आए हैं। अगर इनकी आय की बात करोगे तो इनकी सितंबर 2024 में जो आय हुआ करती थी 1,21,045 करोड़ रुपया हुआ करती थी, जो बढ़ के 1,28,040 करोड़ रुपये हो गई है। तो एसबीआई की जो आय है उसमें तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। दूसरी बात, जो ग्रॉस एनपीए होता है, जो ग्रॉस एनपीए ना, वो इनका काफ़ी घट के आया है। मतलब ग्रॉस एनपीए जो 100 में से कितने लोग पैसे नहीं दे पा रहे, तो पहले इनका जो रेशो था वो 1.73 था, वो घट के माइनस मतलब 0.42 पे रह गया। तो कहीं ना कहीं सही है। अगर 100 में से 1-2 आदमी नहीं, मान लो बहुत 1000 में से 4 आदमी, ये मान के चलो कि नहीं दे रहे, ऐसा मान लो 0.4 का मतलब है कि 1000 अगर लोन दिया तो 1000 में से 0.4 आदमी नहीं दे पा रहे। अगर प्रोविज़न की बात करोगे तो प्रोविज़न इनका लगभग 4759 करोड़ हुआ करता था, प्रोविज़न में बढ़ा के इन्होंने 5400 करोड़ कर दिया। प्रोविजनिंग क्या होता है कि जब कोई बैंक लोन बांटता है तो उस लोन को बांटने के लिए कोई पैसा रिकवर ना आए तो उसके लिए बैंक अपने से कुछ पैसा निकाल के रख देता है, उसे हम प्रोविजनिंग बोलते हैं। तो इन्होंने 5400 करोड़ रुपए के आसपास में रखा है। उससे भी जो ज़्यादा बेहतर चीज़ है ना, वो है इनका एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जो इनका एनआईएम पहले मतलब 2.90 पैसे पे हुआ करता था, वो बढ़ के तुम्हारा 2.97 पैसे, मतलब 3% हो गया। एनआईएम क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो, बैंक ने 6% पे आरबीआई से लोन लिया और किसी सामने वाले लैंडर को, मतलब किसी को पर्सनल लोन दिया, किसी को होम लोन दिया, किसी को कार लोन दिया, उसका आप एक एवरेज निकाल लो, 9% पे लोन दिया। 6% पे किससे लिया, आरबीआई से लिया। 9% पे किसी को 12 पे दे रखा तो किसी को 8 को दे रखा, तो एवरेज 9 पकड़ लो। तो जो 3% का हुआ वो उनका एनआईएम हुआ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इसके बाद में भी अगर आपके इनके नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करोगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 41,620 करोड़ हुआ करती थी, वो बढ़ करके तुम्हारा 42,805 करोड़ के आस 985 करोड़ के आसपास आ गई। ऑल ओवर समझ लो 43,000 करोड़ के आसपास। इसमें 10% के आसपास की ग्रोथ देखने के लिए मिली। अगर बात करोगे पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो इनका पैट हुआ करता था वो 18,331 करोड़ हुआ करता था। पैट बढ़ के तुम्हारा 20,160 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। कुल मिला के पैट में 10% की ग्रोथ है, और इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी 3% के ज़्यादा ग्रोथ है। एसबीआई के जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं बाज़ार में कहीं ना कहीं, देखो बैंकिंग प्रणाली अगर आप देखोगे ना, पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनियन बैंक के नतीजे अच्छे आ रहे हैं। बट आईसीआईसीआई जो बैंक है ना, वो अपने आप में मतलब कहीं ना कहीं उसका जो चार्ट पैटर्न है वो ख़राब है। इसलिए आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यार ऑल ओवर जो पीएसयू बैंक है, चाहे उसमें कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई बैंक है, ये चल रहे हैं, पर बाकी प्राइवेट बैंक नहीं चल पा रहे हैं। अब समझ लो, देखो जो आज तुम्हारा लेंस कार्ड का आईपीओ है वो 28 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होकर बंद हो गया है। देखते हैं क्या होता है। केवल सब्सक्राइब हो गया, हो जाने दो। एसबीआई के नतीजों के बाद एक बात तो है कि भाई बैंक निफ्टी जो है वो मजबूत हो जाएगा। बाज़ार के पीछे जो गिरावट की वजह है वो एफआईआई है। दूसरा है जो विश्व के जो बाज़ार हैं, जो पूरा मूड माहौल बिगाड़ रहे थे, तुम्हारा क्या लंदन के बाज़ार, क्या पेरिस के बाज़ार, क्या अमेरिका के बाज़ार, क्या तुम्हारा फ्रांस के बाज़ार थे, जिस तरफ देखो हांगकॉन्ग के बाज़ार, चाइना के बाज़ार, जापान के बाज़ार, जिस तरफ देखो चारों तरफ बिकवाली देखने के लिए मिल रही थी।
पूरी जो परिस्थिति है ना, परिस्थिति ये है कि अब डील कितनी जल्दी हो पाएगी, क्योंकि डील करना इसलिए बहुत जल्द हो गया है, ज़रूरत बंद हो गई है, क्योंकि अगर डील नहीं होती है ना तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अब चाइना से संबंध अच्छे होते जा रहे हैं, और भारत का जो बिज़नेस है वो चाइना तो क्या लेगा, लेकिन टेक्सटाइल का जो बिज़नेस है, आपने देखा वर्धमान टेक्सटाइल जैसी जो कंपनियां हैं उनका बिज़नेस पूरा बांग्लादेश और पूरा का पूरा पाकिस्तान ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव है इन कंपनियों के लिए, बहुत नेगेटिव है। भाई कोई भी बिजनेसमैन अपने से घर से बैठा कर तो लेबर को तनख्वाह देगा नहीं, वो क्या है कि एक इकोनॉमी में एक समस्या क्रिएट हो जाएगी। अब बात समझो, भारत हालांकि कहाँ मान गया है, देखो भारत अमेरिका की जो डील बहुत जल्द आ रही थी ना, भारत कहाँ माना है, किन किन शर्तों पे भारत मान गया है अमेरिका से। भारत कहाँ माना है कि देखो, हम अगर उनसे जो जेनेरिक मॉडिफाई मक्का है वो ख़रीद लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जो मक्का है ना उस मक्का को हम एथेनॉल में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उस मक्का को अपने यहाँ मुर्गी फार्म को खिलाते हैं, है ना, मुर्गों को खिलाते हैं जो फार्म में रखे रहते हैं, तो उससे एक नुकसान है। नुकसान ये है कि वो जो मुर्गे, जब कोई बहुत से नॉनवेज आदमी है तो जब वो नॉनवेज खाएंगे तो जो जेनेरिक मॉडिफाई उनमें जो कुछ मतलब कोई बीमारी या कोई संक्रमण है ना, वो आदमियों में पहुंच जाएगा, और आदमियों में पहुंचने से एक तरह से मतलब एक दूसरे में फैलता चला जाएगा। तो भारत ने कहा कि भाई देखो, हम एक तो आपसे जो जेनेरिक आपके जो दूध है वो नहीं खरीद सकते, उसकी हमारी कुछ बाध्यता है, क्योंकि भारत ना एक मतलब दूध दो दही और घी ये सब क्या मतलब एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसे तो हम नहीं खरीद सकते। दूसरा हुआ रहा क्रूड ऑयल की बात, तो क्रूड ऑयल हम आपसे ख़रीद लेंगे, हम जो हमें रूस से खरीद रहे हैं थोड़ा बहुत हम आपसे खरीद लेंगे, जिससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है वो बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट निकल के आता है जेनेरिक मॉडिफाई जो मक्का है, उसका भारत क्या करेगा। जो जेनेरिक मॉडिफाई मक्का है ना, उसका हम क्या करेंगे कि आपने देखा होगा कि 20% एथेनॉल मिला रहे हैं, और एथेनॉल आपने देखा होगा गन्ने से भी बना रहे हैं भारत, गन्ने से भी बना रहा है, और गन्ने के साथ साथ में हम जो मक्का है ना उस मक्का से भी बना रहे हैं। अब जो एथेनॉल जलेगा, एथेनॉल से जो हमारे पेट्रोल पंपों पर यूज़ होगा वो किसी भी व्यक्ति के मतलब डायरेक्ट बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, ना डायरेक्ट इन्फेक्ट करेगा, वो मशीनरी में आएगा। अगर थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क भी पड़ेगा, हालांकि फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम तो मक्का से जो तुम्हारा एथेनॉल बनाते हैं उस एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाते हैं, और 20% के आसपास हम चला रहे हैं। ये हमें कोई बताता नहीं है, लेकिन हम जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं उसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है, इस बात की सरकार भी पुष्टि करती है। तो शायद हो सकता है कि इन मुद्दों पे लेकर के भारत के साथ में डील हो जाए, क्योंकि भारत भी कुछ शर्तों को मान गया है अमेरिका की। अगर भारत कुछ शर्तों को नहीं मानेगा तो फिर भारत को पास में ऑप्शन बचता है कि वो करेगा क्या। भाई बात तो समझो, अगर हम अमेरिका की बात ना माने, बोले नहीं हम नहीं मान रहे, फिर हमें अमेरिका के साथ में व्यापार कैसे होगा। भाई व्यापार करने के लिए आपको कहीं तो मानना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं हम दूध तो खरीदेंगे नहीं, ठीक है दूध नहीं खरीदेंगे, जेनेरिक जो प्रोडक्ट है वो खरीद लो, बोलो हम वो भी नहीं खरीदेंगे। दूसरा क्या आपके पास बचता है, भाई आपको ऐसा प्रोडक्ट तो ले सकते हो ना जिसे आपके आस्था से कोई लेना देना नहीं। भाई आप गन्ने से भी एथेनॉल बना रहे हो, आप तुम्हारा मक्का से भी एथेनॉल बना रहे हो, और आप मक्का अमेरिका से ही जो खरीद लो जिससे एथेनॉल बना रहे हो, और उसको क्या है ना, एक तरह से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मतलब विन विन वाली सिचुएशन है। तो हो सकता है इन मुद्दों पे आकर के डील बन जाए, सहमति बन जाए। भारत भी उनकी जो जेनेरिक मॉडिफाई मक्का है वो खरीद सकता है एथेनॉल यूजेस के लिए, ये भी हो सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो अपने बिना वित्तीय सलाहकार के ना जाएं, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है, दोधारी तलवार है, आगे भी चलता है पीछे भी चलता है, तो वो नुकसान कर लोगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।